Hello everyone, welcome back to the course Database Management System. We will see overall structure of DBMS in this module. See this diagram. This represents system structure of DBMS. This structure is broadly divided into four parts: query processor, storage manager, data structure and database users. Now we will see it one by one. Query processor. Query processor, in that first is DML precompiler. It translates DML statements in a query language into low-level instructions that query evaluation engine understands. It also attempts to perform users' requests into an equivalent but more efficient form. DML precompiler क्या होता है? तो जो queries हम DML फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि DML और DDL क्या रहता है. तो जब हम डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं, तब हम SQL क्वेरीज यूज़ करते हैं. SQL क्वेरीज मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. उसके अंदर 4 बेसिक लैंग्वेजेस है. फर्स्ट इज़ DDL, सेकेंड इज़ DML, थर्ड इज़ DCL एंड फोर्थ इज़ TCL. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स DML, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब DCL एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब TCL. नाउ what is the use of DDL? DDL means डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा है. अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में देयर आर मेनली 4 क्वेरीज. फर्स्ट इज क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल और रीनेम टेबल. मीन्स टेबल रिलेटेड जो भी काम करना है तब हम DDL कमांड्स यूज़ करते हैं. टेबल रिलेटेड मतलब when we want to handle a database schema, then we will use DDL language. Next is DML, data manipulation language. Data manipulation language मतलब in that we manipulate the particular data stored in the database. अभी using DDL हमने database create कर लिया, उसका अगर structure change करना है तो हमने alter command से उसको अल्टर भी कर दिया. अगर हमें उसको ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो हमने यूजिंग DDL कमांड्स डेटाबेस के स्ट्रक्चर का सब काम कर लिया. अभी उसके अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, 1 बाय 1 रोज़ इंसर्ट करना है. DDL से क्या हुआ, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, मतलब कॉलम्स के नाम हमने क्रिएट कर लिए. अभी DML लैंग्वेज से हमें क्या करना है, तो उसके अंदर रिकॉर्ड्स मतलब रोज़ इंसर्ट करने हैं. अभी रोज़ इंसर्ट करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास DML लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. उसमें देयर आर 4 बेसिक कमांड्स. वन इज इंसर्ट रो, देन अपडेट रो, देन डिलीट रो एंड सिलेक्ट. These are the basic 4 commands of DML. So by using this DML we can insert, update, delete and retrieve the records from the database. हमने DDL से टेबल स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद DML के इंसर्ट कमांड से हम 1 बाय 1 रो इंसर्ट करेंगे. उसको अगर अपडेट करना है तो अपडेट कमांड यूज़ करेंगे. उसको अगर डिलीट करना है रो को तो हमें डिलीट कमांड यूज़ करना है. और अगर हमें कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, लाइक मैंने अभी सपोज़ आपके क्लास का डेटाबेस क्रिएट किया, अगर मुझे लिस्ट चाहिए है फ्रॉम रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 10, देन आई विल यूज़ सिलेक्ट कमांड. अगर हमें कुछ भी रिपोर्ट जनरेट करने हैं एज पर द क्वेरी, देन आई विल यूज़ सिलेक्ट कमांड फ्रॉम द DML. These are the basic languages, that is DDL and DML. Using DDL we perform only table structured queries, and using DML we manipulate the data from the database. Now
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DML प्री कंपाइलर। तो DML प्री कंपाइलर क्या करेगा, जो हमने क्वेरीज लिखी है, DML के क्वेरीज कौन से रहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। दिस क्वेरीज जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, DML प्री कंपाइलर वो पर्टिकुलर क्वेरीज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के लिए भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर। It converts DML statements embedded in an application program to normal procedure calls in the host language. Now what is the difference between DML precompiler and embedded DML precompiler? अभी DML precompiler ने क्या किया, हमने डायरेक्टली जो भी क्वेरीज राइट की थी DML क्वेरीज लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये क्वेरीज को डायरेक्टली कन्वर्ट किया लो लेवल लैंग्वेज में। बट ऑल द टाइम वी डजेंट यूज़ द डेटाबेस डायरेक्टली। जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तब क्या होता है, एक फ्रंट एंड रहता है, एक बैक एंड रहता है। फ्रंट एंड मतलब वी कैन यूज़ जावा, .NET, विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, एंड्रॉयड स्टूडियो, these are the front end softwares, and at the back end we will use the database like SQL Server, Oracle, MySQL, Firebase etc. तो ये जो डेटाबेस है वो डेटाबेस बैकएंड के लिए काम करते हैं। तो जब भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेटाबेस यूज़ करते हैं तब उसको डेवलप करते वक्त वो पर्टिकुलर फ्रंट एंड के लैंग्वेज में कुछ DML कमांड्स राइट करनी पड़ती है। तो वो जो DML कमांड्स है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर लिखा है, वो उसको फेच करके, उसको कन्वर्ट करके एक क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को देता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने एक विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट डेवलप किया है लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें मैंने क्या किया, विजुअल बेसिक एज अ फ्रंट एंड यूज़ किया और डेटाबेस एज अ बैक एंड यूज़ किया। तो मैंने क्या किया, वो जो फ्रंट एंड यूज़ किया है वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज में, तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर मैंने कुछ DML कमांड्स राइट की थी ताकि मैं डेटाबेस के अंदर वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स जो भी लाइब्रेरी के जनरेट होते हैं वो स्टोर करूँ और उसके ऊपर से रिपोर्ट भी जनरेट करूँ। तो वो जो DML कमांड्स मैंने विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर लिखी है, वो पर्टिकुलर कमांड्स एक्सट्रैक्ट करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर करेगा। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन DML प्री कंपाइलर एंड एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर। Embedded DML precompiler extracts the DML commands from the front-end language and then it converts it into the low-level language and provide it to the query evaluation engine. Now, DDL interpreter. It interprets the DDL statements and records them in a set of tables containing metadata or data dictionary. As we know, DDL language means data definition language. टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी काम करना है उसके लिए हम DDL कमांड्स यूज़ करेंगे लाइक क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल और ड्रॉप टेबल। टेबल के लिए जो भी काम करना है वो यूजिंग हम DDL कमांड्स करते हैं। तो DDL कमांड्स से क्या होगा, टेबल का स्कीमा अपडेट होगा। स्कीमा मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अभी डेटाबेस स्ट्रक्चर को अगर हमें चेंज करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें DDL कमांड्स लगेगी। पर ये जो DDL कमांड्स है वो एग्जीक्यूट करते वक्त हमें DDL इंटरप्रेटर लगेगा। DDL इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो पर्टिकुलर DDL कमांड्स जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको टेबल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसका मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा मतलब वो पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर जो बनाएगा उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर करके रखेगा। समझ में आए? DDL इंटरप्रेटर क्यों रहता है? क्योंकि DDL इंटरप्रेटर इज अ टेबल स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज। टेबल स्ट्रक्चर क्वेरी मतलब वो एक टेबल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उसको
उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर करके रखता है। एंड लास्ट इज क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। इट एग्जीक्यूट्स लो लेवल इंस्ट्रक्शंस जनरेटेड बाय DML कंपाइलर। एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन करता है। जो भी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किए हुए DML कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन करता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड क्वेरीज सबमिटेड टू द सिस्टम। जब भी हम कुछ भी एग्जीक्यूशन करते हैं तो सबसे पहले स्टोरेज मैनेजर उसको चेक करेगा और उसके बाद ही हमें वो पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने का परमिशन देगा। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है authorization and integrity manager. It tests for the satisfaction of integrity constraints, checks and authority of users to access the data. Now what do you mean by authorization? Authorization means do you have authority to access that particular data. ये चेक करने का काम स्टोरेज मैनेजर करता है। जब भी सपोज मैंने एक क्वेरी लिखी कि मुझे रोल नंबर 1 to 10 का रिकॉर्ड चाहिए है, तो सबसे पहले स्टोरेज मैनेजर के पास वो पर्टिकुलर क्वेरी जाएगी। उसके पहले वो सब चेक करेगा कि मेरा यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, मैं एडमिन हूँ या मुझे एक्सेस है या नहीं है वो पर्टिकुलर डेटाबेस एक्सेस करने का। ये ऑथोराइजेशन चेक करने का काम स्टोरेज मैनेजर करेगा। अगर मुझे ऑथोराइजेशन नहीं है तो वो मुझे एरर देगा कि आपको ऑथोराइजेशन नहीं है, आप ये डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे ऑथोराइजेशन है तो ही स्टोरेज मैनेजर मुझे एक्सेस पर्टिकुलर डेटाबेस का प्रोवाइड करेगा। नाउ इंटीग्रिटी मैनेजर। इंटीग्रिटी मतलब जो हमने कंडीशंस अप्लाई किए हैं ऑलरेडी डेटाबेस के ऊपर, वो कंडीशंस सारे चेक सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, वो चेक करने का काम स्टोरेज मैनेजर का रहता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मैंने स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया है, उसके अंदर रोल नंबर फील्ड को मैंने प्राइमरी की अप्लाई की है। प्राइमरी की मतलब इट डजेंट अलाउ द डुप्लीकेशन। एक पूरे क्लास में सेम रोल नंबर के 2 स्टूडेंट तो नहीं रहते, तो इसीलिए मैंने वो वहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। तो ये चेक करने का काम स्टोरेज मैनेजर करता है। जब भी मैं इंसर्ट क्वेरी यूज़ करूँगी, मतलब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगी वो पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तब सबसे पहले वो स्टोरेज मैनेजर के पास जाएगा। स्टोरेज मैनेजर वो चेक करेगा कि क्वेरी में के अंदर कौन से रोल नंबर लिखे हैं। सपोज डेटाबेस के अंदर 1 to 100 ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर 1 to 100 कंटिन्यूस सारे रोल नंबर्स अवेलेबल है और मैंने क्वेरी के अंदर 101 रोल नंबर इंसर्ट किया है। तो स्टोरेज मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, क्वेरी के अंदर कौन सा रोल नंबर है 101, वो टेबल के अंदर जाएगा, रोल नंबर फील्ड के सारे रोल नंबर चेक करेगा कि 101 रोल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो मुझे एरर देगा कि 101 रोल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू कांट इंसर्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी की वायलेशन। अगर हमारे डेटाबेस में 101 नहीं है, सिर्फ 1 to 100 है, तो डेटाबेस स्टोरेज मैनेजर क्या करेगा, हमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने की परमिशन देगा और वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग टाइप के कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एज मस्ट बी बिटवीन ग्रेटर दैन 18 एंड लेस दैन 60 फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एज मस्ट बी ग्रेटर दैन 18 फॉर इलेक्शन डेटाबेस। अगर हमें इलेक्शन डेटाबेस क्रिएट किया है तो हम एज को कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट इज़ ग्रेटर दैन 18। जब भी हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टोरेज मैनेजर चेक करेगा कि एज फील्ड में एज क्या है। अगर वो बिलो 18 है तो वो हमें एरर डिस्प्ले करेगा, अगर वो अबव 18 है तो वो स्टोर करने की परमिशन देगा। तो ये सब ऑथोराइजेशन और इंटीग्रिटी चेक करने का काम स्टोरेज मैनेजर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मैनेजर। इट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट द सिस्टम फेल्यूर्स and that
concurrent transaction execution proceeds without conflicting. ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, तो वो पर्टिकुलर डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में सेव करके रखता है. कंसिस्टेंट स्टेट में सेव करने के लिए हमें TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये प्रोवाइड की गई है. उसके अंदर देयर आर 2 कमांड्स, वन इज़ कमिट एंड सेकेंड इज़ रोल बैक. कमिट एंड रोल बैक ये 2 कमांड्स है. जब हम ट्रांजैक्शन मैनेजर हम कंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस को स्टोर करके रखता है, तब ये दोनों कमांड्स यूज़ होती है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं डेटाबेस हैंडल कर रही हूँ और मेरे से गलती से 10 रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं. 10 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अभी वो मुझे रिट्रीव करने हैं. तो ट्रांजैक्शन मैनेजर मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो पर्टिकुलर जो 10 रिकॉर्ड है वो मैं रोल बैक करके कंसिस्टेंट स्टेट में लाके वो डेटाबेस रिट्रीव कर सकती हूँ. कैसे? तो मैं क्या करूँगी, जब भी हम डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, एक टेम्पररी कॉपी क्रिएट करता है और वो टेम्पररी कॉपी हमें प्रोवाइड की जाती है फॉर डेटाबेस एक्सेस. जब भी हम हमारा पूरा काम होने के बाद जब हम हमारा काम बंद करने वाले होते हैं, तब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर हमें आस्क करता है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट करना है या रोल बैक करना है. कमिट मतलब वो जो टेम्पररी कॉपी रहेगी वो परमानेंट डेटाबेस की कॉपी से रिप्लेस हो जाएगी. अगर रोल बैक करते हैं तो वो टेम्पररी कॉपी वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगी और एज परमानेंट कॉपी एज इट इज़ वैसे के वैसे रहेगी. अगर हमें गलती से कुछ भी रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं या फिर गलती से अपडेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. रोल बैक से क्या होगा, वो जो टेम्पररी कॉपी है वो वहीं पे डिस्कार्ड होगी और डेटाबेस जो रहेगा वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में जो परमानेंट डेटाबेस है वही का वही हमें एक्सेस मिलेगा. दिस इज़ द ट्रांजैक्शन मैनेजर. Now next is file manager. It manages the allocation of space on disk storage and data structures used to represent information stored on a disk. फाइल मैनेजर क्या करता है, तो डेटा डिस्क पे स्टोर करने के लिए डिस्क अलोकेशन स्पेस अलोकेशन प्रोवाइड करने का काम फाइल मैनेजर प्रोवाइड करता है कि वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, कौन से फॉर्म में स्टोर करना है, कितनी स्पेस अलोकेट करनी है, वो सब मैनेज करने का काम फाइल मैनेजर करता है. नाउ बफर मैनेजर. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज टू मेन मेमोरी एंड डिसाइडिंग व्हाट डेटा टू कैश इन अ मेमोरी. बफर मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है. जब भी हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो जस्ट 100 या 1000 रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं, रिकॉर्ड्स बहुत बड़े रहते हैं, क्योंकि जब भी एंटरप्राइज अगर बड़ा है तो उसके डेटाबेस का साइज़ भी बहुत बड़ा रहता है. तब वो पर्टिकुलर बफर मैनेजर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, ताकि यूज़र को जल्द से जल्द रिज़ल्ट देने के लिए बफर मैनेजर क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली फेच किए जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स वो क्या करेगा, कैश मेमोरी में और मेन मेमोरी में लाके स्टोर करेगा. कैश मेमोरी मतलब इट इज़ अ फास्टेस्ट मेमोरी. उसके बाद नेक्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी रहती है, मेन मेमोरी. अभी सारा का सारा डेटाबेस तो हम मेन मेमोरी में या फिर कैश मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए बफर मैनेजर क्या करता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटाबेस है, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स सब कैश मेमोरी में और मेन मेमोरी में फेच करके रखता है. जब भी कुछ रिक्वेस्ट आई यूज़र से तो सबसे पहले वो चेक की जाती है कैश मेमोरी में. उसके बाद अगर वहाँ पे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है तो वहाँ से यूज़र को रिज़ल्ट सेंड किया जाता है. अगर वहाँ पे नहीं है तो बफर मैनेजर मेन मेमोरी चेक करता है. मेन मेमोरी में अगर वो रिकॉर्ड्स है तो वहाँ से ही रिज़ल्ट यूज़र को सेंड किया जाता है. अगर नहीं है तो ही वो पर्टिकुलर बफर मैनेजर डायरेक्टली इसको डिस्क स्टोरेज को कांटेक्ट करके वहाँ से फेच करके वो रिकॉर्ड्स यूज़र को
डिस्प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजर एंड स्टोरेज मैनेजर और स्टोरेज मैनेजर। इंटरैक्ट विद द फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर को इंटरैक्शन में रखना ही है उसको। इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट, जैसे कि हमने देखा था कि उसको वो जो हमने कंडीशंस अप्लाई की है डेटाबेस को, लाइक प्राइमरी की, एज की कंडीशन एक्सेट्रा, तो वो सारी कंडीशंस चेक करने का काम भी स्टोरेज मैनेजर का रहता है। उसके बाद सिक्योरिटी एनफोर्समेंट, मतलब जो ऑथोराइजेशन चेक करने का काम, मतलब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी डेटाबेस मैनेजर और स्टोरेज मैनेजर करता है। लाइक वो पर्टिकुलर पर्सन जो एक्सेस कर रहा है डेटा, वो ऑथोराइज्ड पर्सन है या नहीं है, या फिर उसको कौन सी परमिशन है, ओनली व्यू की परमिशन है या अपडेट डिलीट की परमिशन है। बैकअप, पर्टिकुलर बैकअप और रिकवरी की का काम भी डेटाबेस मैनेजर और स्टोरेज मैनेजर को रहता है। बैकअप एंड रिकवरी जो है वो करने का काम डेली बैकअप करना है, मंथली बैकअप करना है, या फिर डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट में रखना है, तो वो सब काम डेटाबेस मैनेजर करता है। और कॉन्करेंसी कंट्रोल, इंटरैक्शन अमंग कॉन्करेंट यूजर इज कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजर। कॉन्करेंसी मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही जन वो पर्टिकुलर डेटाबेस एक्सेस नहीं करता, एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन एक्सेस सेम डेटाबेस। तो वो जो पर्टिकुलर कॉन्करेंसी है फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ एक्सेस द डेटाबेस एट अ टाइम, तो सबको एक कंसिस्टेंट डेटाबेस प्रोवाइड करने का काम भी डेटाबेस स्टोरेज मैनेजर करता है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स. Data structures are required as a part of physical system implementation. In that first data files it stores the database. डेटाबेस जब भी स्टोर करना है तो वो डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर होता है. डेटा डिक्शनरी इट स्टोर्स मेटा डेटा, दैट इज डेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. मतलब जब भी हम DDL इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करते हैं, DDL कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो DDL कमांड्स इंटरप्रेट होने के बाद उसका टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो टेबल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इस डेटा डिक्शनरी में स्टोर होगी. इंडाइसेस provide fast access to data items that hold particular values. Indices used by buffer manager and file manager. buffer manager ये indices यूज़ किए जाते हैं ताकि fastest access प्रोवाइड किया जा सके वो particular यूज़र को. And statistical data, it stores statistical information about data in the database. This information is used by query processor to select efficient way to execute the query. एफिशिएंटली एग्जीक्यूशन, क्वेरी का एग्जीक्यूशन होने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा स्टोर किया जाता है अबाउट द डेटाबेस. नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस यूजर्स. DBMS provide an environment to store and retrieve the information. On the basis of interaction with the system, users are differentiated in the following types like database designer, database administrator, application programmer, sophisticated user, specialized user, and naive user. Now in that first, database designers. Database designers are the computer professional which responsible for developing database oriented application or software. Database designer uses various database software for developing database application softwares. For example, MySQL, SQL Server 2003, Firebase, etc. डेटाबेस डिज़ाइनर मतलब लाइक अस, जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं तो डेटाबेस डिज़ाइनर वो पर्टिकुलर डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करके, लाइक MySQL, SQL सर्वर, MyDB, Sybase, etc. There are various types of database softwares. Now database administrator. Database administrator is responsible for managing the whole database system. He or she designs, creates and maintains the database. He or she manages the users who can access this data and control the integrity issues. He or she also monitors the performance of the system and makes the changes in the system as and when required. मतलब database administrator is the controlling power of a database. Control
ही हैज़ द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। जो भी कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस, ऑथोराइजेशन, इंटीग्रिटी जो भी करना है वो सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसकी अथॉरिटी दी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल हु इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू DML calls which are embedded in the program written in the host language. These programs are commonly referred to as application programs. Application programmer is a person who is responsible for implementing the required functionality of database for the end user. They work according to the specification provided by the system analyst. एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब जो फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वाले हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो कि DML कमांड्स फ्रंट एंड के सॉफ्टवेयर में यूज़ करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड यूज़र। दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू देयर रिक्वेस्ट रिटर्न यूजिंग अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। दिस रिक्वेस्ट इज रेफर्ड टू एज अ क्वेरी. Sophisticated users are the users who are familiar with the structure of database and facilities of DBMS. Such users can use the query language such as SQL to perform the required operation on the databases. Some sophisticated user can also write the application program. Sophisticated user मतलब जो कि डायरेक्टली क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्टली क्वेरीज लाइक DML, DDL, ये जो क्वेरीज है वो सब रन करने का काम करने वाले जो भी यूजर्स है उसको सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं. स्पेशलाइज्ड यूजर, they are sophisticated users who write specialized database applications that do not fit into traditional data processing framework. Examples of specialized database applications are knowledge base, expert systems, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम एक्सेट्रा. स्पेशलाइज यूज़र मतलब जो डेटाबेस के फैसिलिटीज़ यूज़ करके कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक बना रहे हैं, उसको स्पेशलाइज यूज़र बोल सकते हैं. एंड लास्ट इज नेव यूजर्स. दे आर द अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र हु इंटरैक्ट विद द सिस्टम बाय इन्वॉल्विंग वन ऑफ द permanent application programs that have been written previously. Naive user are those users who do not have any technical knowledge about the DBMS. They use database through the application programs by using simple user interface. They perform all operations by using simple commands provided in the user interface. Like नेव यूज़र मतलब जो कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं है, जिनको डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो मतलब नेव यूज़र्स. लाइक जैसे कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद डायरेक्टली ओके पे क्लिक करते हैं, तो ओके पे क्लिक करने के बाद हमें ओके या सबमिट पे क्लिक करने के बाद बाकी वो पर्टिकुलर यूज़र्स को कुछ भी नहीं पता होता है कि वो कैसे स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा, कैसे स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, वो उनको कुछ भी नहीं पता होता है. वो जस्ट यूज दिस दैट पर्टिकुलर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. These are all the database users. Now what are the functions of database administrator? Database administrator is a person or a group of persons who is responsible for the management of the database. The database administrator is responsible for authorizing access to the database by grant and revoke permissions to the users, for coordinating and monitoring its use, managing backups and repairing damage due to hardware or software failures, for acquiring hardware and software resources as needed. In case of small organization, role of DBA is performed by single person, and in case of large organization, there is a group of DBAs who share the responsibilities. The person having central control over the system is called database administrator. The functions of DBA are schema definition. Schema definition, database schemas are written by database administrator. These database schemas are translated by DDL compiler to a set of tables that permanently stored in the data dictionary. मतलब database schema मतलब DDL commands. DDL commands से टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ये सब काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. वो डेटाबेस और
टेबल्स क्रिएट करने के बाद वो पर्टिकुलर DDL इंटरप्रेटर उसको टेबल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा और डेटा डिक्शनरी में उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। The DBA creates appropriate storage structures and access methods by writing set of definitions which is translated by storage and data definition language compiler. डिस्क स्टोरेज के अंदर वो पर्टिकुलर डेटाबेस कौन से टाइप में स्टोर करना है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, ये सब मैनेज करने का काम भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। DBA writes a set of definitions to modify the database schema or description of physical storage organization. Granting of authorization for data access. DBA is responsible for granting the access to the database. मतलब कौन से यूज़र को कौन सी परमिशंस अलाउड करनी है और कौन सी नॉट अलाउड करनी है। लाइक DCL. DCL is a language, data control language. In that there are two commands, grant and revoke. Using grant, a particular DBA provides a granting to a particular user to modify, access a database. But अगर हमें वो पर्टिकुलर यूज़र से वो परमिशन बैक करनी है तो हम रिवोक कमांड यूज़ करके उसका ग्रांटिंग जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। नाउ integrity and constraint specification. Integrity constraints are written by DBA and they are stored in a special file which is accessed by database manager while updating the data. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। वो एक स्पेशल फाइल में वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो रहेगी वो स्टोर होगी। जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तब वो पर्टिकुलर फाइल जो रहेगी, स्पेशल फाइल जिसके अंदर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, वो एक्सेस की जाती है डेटाबेस मैनेजर के पास। डेटाबेस मैनेजर वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो भी अप्लाई किए हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चेक करने का काम डेटाबेस मैनेजर करता है। पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। Backup and recovery. DBA also takes backup of data on the backup storage device so that if data can then lost, then it can be again reverted and compiled. DBA also reverts the damage of data. Backup or recovery is the most important function of database administrator. डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में स्टोर करने का काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है, तो उसकी बैकअप और रिकवरी करने का काम भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS. लेट्स रिवाइज. दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर. We have seen database users, that is database administrators, sophisticated user, application programmers and naive users. Then query processor components we have seen, DDL interpreter, DML compiler, embedded DML pre-compiler, then query evaluation engine, storage manager में देखा हमने buffer manager, file manager, transaction manager and data structure. Overall structure of DBMS broadly divided into 4 parts: query processor, storage manager, data structure and database users. Query processor में DML pre-compiler, embedded DML pre-compiler, DDL interpreter and query evaluation engine. Then storage manager authorization और integrity check करने के लिए, उसके बाद transaction manager, file manager and buffer manager. Then responsibilities of database manager क्या क्या रहती है, interaction with the file manager, integrity enforcement, security enforcement, data backup and recovery, concurrency control, data structures like data files, data dictionary, indices, statistical data. database users कौन से रहते हैं, database designers, database administrator, application programmers, sophisticated users, specialized users and naive users. फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्कीमा डेफिनेशन लिखने का काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एक ओवरऑल कंट्रोल जिसके पास रहता है उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन लिखने का काम भी DBA करता है. स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, ग्रांटिंग ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ डेटा एक्सेस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन एंड बैकअप एंड रिकवरी. This is all about overall structure of DBMS. This question can be asked in a major question, or a sub parts can be asked in a exam. So you have to explain all these things in the answer. Okay, so that's all for the module. Thank you.